गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स ये चैप्टर पढ़ रहे थे। लास्ट हम लोग ऑस्मोसिस तक पढ़े थे। ऑस्मोसिस क्या था कि वाटर मॉलिक्यूल जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करता है यूजिंग अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, उसी को बोला जाता है ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये जो मूवमेंट हो रहा है ये मूवमेंट एक प्रेशर की वजह से होता है जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर से स्टार्ट करेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बेसिकली क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर है एक मिनिमम प्रेशर जिसके वजह से जब तुम दो सॉल्यूशन को आपस में रख दोगे और बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डालोगे ताकि दो सॉल्यूशन आपस में मिक्स ना हो पाए। एक सॉल्यूशन से जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट दूसरे वाले सॉल्यूशन में मिक्स ना हो पाए, मिक्स नहीं होगा क्योंकि बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो रोकेगा उसको मिक्स होने से, प्रिवेंट करेगा। इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जिस प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट हो रहा है, ये रुकावट आ रहा है, मिक्स नहीं हो पा रहा है कि सॉल्वेंट सॉल्यूशन में मिक्स नहीं हो पा रहा है, जब दो सॉल्यूशन को तुम सेपरेट कर दोगे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की मदद से, तो उसी को बोला जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसकी वजह से क्या होता है कि दो सॉल्यूशन मिक्स नहीं हो पाएगा क्योंकि तुम बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन डाले हो। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम क्या है कि वो कोई भी इनकमिंग जो सब्सटेंस है उसको अंदर आने नहीं देगा। ठीक है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को ही आने देगा और किसी मॉलिक्यूल्स को वो आने नहीं देगा, मतलब फ्री मूवमेंट नहीं हो पाएगा, वो रुकावट डालेगा। तो एक प्रेशर की वजह से ये होता है, इसको बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज मिनिमम प्रेशर, इट इज अ मिनिमम प्रेशर दैट मस्ट बी exerted to prevent the passage of the solvent into the solution when the two are separated by a semi permeable membrane. When the two are separated by a सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जब दो सॉल्यूशन को तुम एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट करके रखोगे तो एक सॉल्यूशन से सॉल्वेंट दूसरे वाले सॉल्यूशन में घुस नहीं पाएगा, प्रिवेंट करेगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्रिवेंट करेगा, एक रुकावट पैदा करेगा। तो जिस प्रेशर की वजह से यह होता है इसी को बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अच्छा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे, तुम लोग का जो टॉपिक सिलेबस के अंदर है उसी को हम लोग पढ़ाएंगे। ठीक है, बाकी तो सब रिड्यूस हुआ है। अच्छा, उसको हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, देखो रूट जो एब्जॉर्ब करता है मिट्टी के नीचे से वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो भी एब्जॉर्ब करता है, वो ट्रांसपोर्ट कैसे होता है? तो देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दो है, एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे को बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। एक एक करके हम लोग देखेंगे। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो तुम लोग का बुक में लिखा हुआ है एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पैसेज ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम इट्स लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। मतलब कोई भी सब्सटेंस जब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा एक लिविंग सेल में यूजिंग अ सेल मेम्ब्रेन, उसी को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, चाहे वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट हो, कोई भी ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ट्रांसपोर्ट होना मतलब क्या? एक जगह से दूसरे जगह सब्सटेंस जाना, आना जाना, इसी को तो ट्रांसपोर्ट बोला जाता है ना। तो इसमें सब्सटेंस क्या है? वाटर है, मिनरल्स है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, वही यही ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट में। ठीक है, तो इस ट्रांसपोर्ट के लिए क्या एनर्जी चाहिए? एनर्जी कहाँ से मिलता है? सेल से मिलता है, क्योंकि प्लांट के अंदर सेल है। ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक। जैसे ऑस्मोसिस में, डिफ्यूजन में कैसे हो रहा था? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक हो रहा था। तो ये इसका उल्टा है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट होगा सब्सटेंस का। ठीक है, वो आयन हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो सकता है, सॉल्ट वगैरह हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूव करेगा यूजिंग अ सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की मदद से, और क्या होगा? सेल का एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सेल से एनर्जी लेके ये ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोला जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें याद रखना है ये ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? लोअर से हायर कंसंट्रेशन तक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, लोअर डेफिनेशन तुम लोग का बुक में देखना लिखा हुआ है। ठीक है, हम मेन चीज सिर्फ समझा दे रहे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन।
लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक ये मूवमेंट चलेगा, सॉल्ट वगैरह आयन वगैरह इसका मूवमेंट चलेगा, ठीक है, यूजिंग एनर्जी फ्रॉम द सेल, सेल से एनर्जी लेके ये मूवमेंट होगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोलेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, एक्सेप्शन है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिएंट्स हर एक आयन ही ट्रांसपोर्ट नहीं होता, कुछ कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह है जो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से, जैसे कि तुम्हारा जिंक हो गया, जिंक आयन हो गया, मैंगनीज आयन हो गया, पोटाशियम आयन हो गया, ये सेल मेम्ब्रेन से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। देखो तुम लोग का नेक्स्ट पेज में लिखा हुआ है, सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज आयन्स ऑफ नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, पोटाशियम, जिंक, मैंगनीज एटसेट्रा कैनॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द रूट सेल। सेल मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकता ये सब आयन्स, क्योंकि इस आयन का जो साइज है थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन का जो पोर्स है, पोर्स से निकाल नहीं पाता है, इसलिए यह ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। देखो लिखा हुआ क्या है, दिस इज बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द रूट सेल्स एंड इट इज सो मेंटेन इन ऑर्डर टू डेवलप ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर द एब्जॉर्बिंग वाटर। पहला रीजन क्या है, ये जो आयन्स वगैरह है इनका साइज थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का पोर से अंदर नहीं जा पाएगा। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है क्योंकि अंदर में जो है ना, देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूव करना, तो ये जो आयन्स वगैरह है इनका कंसंट्रेशन हाई होता है, इसलिए ये कभी भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब लोअर से हायर तक जाना। और ये जो आयन्स वगैरह हम लोग पढ़े, नाइट्रेट्स वगैरह, सल्फेट्स वगैरह, जिंक वगैरह जो पढ़े, इनका कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई होता है, इसलिए ये हायर से और अंदर नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी हाई है। वही लिखा हुआ है, देखो दिस इज बिकॉज देयर कंसंट्रेशन इज हायर इनसाइड द रूट सेल, रूट सेल के अंदर मतलब जहाँ पे ये जाएगा वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी हाई है इसका, इसलिए नहीं जा पाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, इन दिस वे द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ दिस आयन्स ऑपोजिट टू दैट ऑफ द डिफ्यूजन। In other words, to obtain them, these ions will have to be forcibly carried inward from the region of their lower concentration outside the region of their higher concentration। मतलब अगर फिर भी इसको अंदर तुम्हें ले जाना है तो फोर्सिबली ले जाना है, मतलब जोर से ले जाना है, बाई फोर्स, बाहर से कुछ फोर्स करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, फिर जाके अंदर ले जाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली ये नहीं जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली इनका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होता है, इसलिए कभी भी ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब उल्टा है, लोअर से हायर तक जाना। तो इनका इन सॉल्ट का, इस आयंस का कंसंट्रेशन ऑलरेडी हाई है, इसलिए नहीं जा पाएगा। अगर फिर भी इसको ले जाना है तो फोर्सिबली इसको ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फोर्सिबली कैसे ले जाओगे, बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये तो पढ़े हो, ये एक एनर्जी का फॉर्म है, एटीपी फॉर्म। इस एनर्जी के फॉर्म में तुम्हें बाहर से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। अब आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या है, देखो लिखा हुआ है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज नथिंग डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। Passive refers to requiring no input energy. There is a free movement of molecules from their higher concentration to the lower concentration. मतलब यहाँ पे उल्टा होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट का उल्टा। यहाँ पे मूवमेंट कहाँ होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूवमेंट होगा। और क्या होगा, फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रीली मूव होगा, फ्रीली मूवमेंट हो सकता है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बाहर से कोई एनर्जी तुम्हें देना नहीं पड़ेगा, जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी तुम्हें देना होता है बाहर से, सेल से एनर्जी लेके ट्रांसपोर्ट होगा, उसी को बोला जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्योंकि यहाँ पे जो मूवमेंट है वो लोअर से हायर तक है, ठीक है। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, हायर से लोअर तक है, और यहाँ पे फ्री मूवमेंट होगा, बाहर से कोई एनर्जी चाहिए नहीं, इसी को बोला जाता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो ये दो तरीके का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे, हम लोग पिछले वाले वीडियो में इम्बाइबेशन पढ़े हैं, ऑस्मोसिस पढ़े, आज ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़े, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी। ये क्या है, टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। देखो ये क्या है, देखो बुक में लिखा हुआ है, एवरी लिविंग प्लांट सेल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज इन कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड्स। कोई भी प्लांट हो वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली फ्लूइड से कॉन्टैक्ट होता है, हर एक प्लांट। जैसे कि हर एक प्लांट में रूट्स रहता है, मिट्टी के नीचे तो पानी है, तो रूट्स कॉन्टैक्ट में आता है पानी का, ठीक है। या फिर अगर मान लो कि बारिश हो रहा है तो वो भी क्या प्लांट को भिगा देगा, मतलब प्लांट का जो फ्लावर है, स्टेम है, लीफ है, हर एक में क्या पानी का कांटेक्ट में आ जाएगा। तो कोई भी प्लांट है या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, कोई भी प्लांट सेल वो पानी का कांटेक्ट में आता है, मतलब फ्लूइड मतलब यहाँ पे पानी बोलने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अच्छा, द रूट हेयर्स इन पर्टिकुलर आर सराउंडेड बाय द सॉइल वाटर। अभी भी जो बोले हम कि रूट हेयर में क्या, वो तो ऑलरेडी मिट्टी के नीचे रहता है और मिट्टी के नीचे पानी रहता है, तो वो तो हमेशा कांटेक्ट में रहेगा पानी का, रूट हेयर,
ठीक है। ऑल सच सेल्स आर सब्जेक्टेड टू ऑस्मोसिस एंड द वाटर कंटिन्यूज टू एंटर एज लॉन्ग एज द सेल सैप इज मोर कंसंट्रेटेड देन द सराउंडिंग फ्लूइड। ये तो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि रूट हेयर के अंदर एक लिक्विड रहता है, एक फ्लूइड रहता है जिसको सेल सैप बोला जाता है। उस सेल सैप का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए। जितना ज़्यादा सेल सैप का कंसंट्रेशन होगा उतना क्या पानी रूट हेयर से एब्जॉर्ब होगा और अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, when a cell reaches a state where it cannot accommodate any more water, that is it is fully distended, it is called turgid। मतलब क्या, turgid एक ऐसा सिचुएशन है जिस सिचुएशन में ऑलरेडी जितना पानी लेना था सेल उतना ले लिया और पानी एकोमोडेट नहीं कर सकता और नहीं ले सकता, अगर ज़्यादा लेगा तो फट जाएगा। उस कंडीशन को बोला जाता है टर्जिड कंडीशन एंड उसको बोला जाता है टर्जिड सेल एंड कंडीशन को बोला जाता है टर्जिडिटी। तो ये टर्जिडिटी क्या है? इट इज़ द कंडीशन वेयर अ सेल रीचेस अ स्टेट इट कैनॉट एकोमोडेट मोर वाटर, और ये वाटर एकोमोडेट नहीं कर सकता, इसको बोला जाता है टर्जिड सेल और उस कंडीशन को बोला जाता है टर्जिडिटी। मतलब क्या, कैनॉट एकोमोडेट मोर वाटर, कैनॉट एकोमोडेट एनी मोर वाटर, ठीक है। एक ऐसा स्टेट में पहुंच जाएगा कि जिस स्टेट में एक सेल और वाटर एकोमोडेट नहीं कर सकता, उसको बोला जाता है टर्जिड सेल और कंडीशन को बोला जाता है टर्जिडिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा है क्या, when a cell is turgid, its wall is stretched under pressure from inside and then it in turn it presses the cell contents toward the center of the cell। मतलब जब एक सेल टर्जिड रहता है मतलब क्या, उसके अंदर ऑलरेडी जितना पानी लेना था उतना ले चुका, ठीक है। मतलब वो जो सेल का जो मतलब जो वॉल है, जो सेल वॉल है, वो ऑलरेडी स्ट्रेच रहेगा, मतलब ऑलरेडी प्रेशर महसूस करेगा क्योंकि जितना वो पानी लेना था वो तो ले चुका, मतलब वो उसका जो सेल वॉल है ऑलरेडी स्ट्रेच हो जाएगा और इनसाइड से वो प्रेशर महसूस करेगा। तो ये जो प्रेशर सेल जो महसूस करेगा उसको कैसे रिलीज करेगा प्रेशर को, सेल का अंदर जो भी ऑर्गेनेली है, जो भी चीज़ है, उसको क्या इनवर्ड मूवमेंट करेगा, मतलब अंदर तक पुश करेगा। क्योंकि जब पानी लेगा सेल तो उसका सेल वॉल स्ट्रेच हो जाएगा और सेल वॉल एक प्रेशर महसूस करेगा, तो उस प्रेशर को रिलीज करने के लिए सेल वॉल करेगा क्या, वो प्रेशर को अंदर वो डालने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर डालने की कोशिश करेगा, ठीक है। अच्छा, द प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल इज कॉल्ड टर्जर प्रेशर। मतलब ये जो प्रेशर है, टर्जिडिटी की वजह से जो प्रेशर महसूस हो रहा है सेल को, उसी को बोला जाता है टर्जर प्रेशर, ठीक है। एंड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेल वॉल ऑन द सेल इज कॉल्ड वॉल प्रेशर। तो यहाँ पे देखो दो टर्म है, एक आता है टर्जिड प्रेशर, एक आता है वॉल प्रेशर। दोनों अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। एक आता है टर्जिड प्रेशर, दूसरा आता है वॉल प्रेशर। क्या है टर्जिड प्रेशर? मतलब क्या, जो टर्जिडिटी की वजह से होता है, मतलब सेल जब पानी ले लेता है, मैक्सिमम पानी ले लेता है, उसके बाद पानी और नहीं ले पाएगा, जब वो प्रेशर महसूस करेगा इसके वजह से, जो सेल वॉल प्रेशर महसूस करेगा इसके वजह से, इसी को बोला जाता है टर्जर प्रेशर, ठीक है। मतलब टर्जर प्रेशर क्या है, ये सेल महसूस करता है, ठीक है, सेल वॉल के ऊपर सेल वॉल महसूस करता है, ठीक है, इसको बोला जाता है टर्जर प्रेशर। और जो प्रेशर सेल वॉल देता है सेल के ऊपर, जो प्रेशर सेल वॉल देता है सेल के ऊपर, उसी को बोला जाता है वॉल प्रेशर। मतलब ये जो वॉल प्रेशर क्या है, ये क्या देता है, एक्सर्टेड बाय द सेल, exerted by the cell wall, exerted by the cell wall on the cell, सेल वॉल देता है सेल को, ठीक है, इसको बोला जाता है वॉल प्रेशर। अब सेल वॉल क्यों देता है, क्योंकि सेल वॉल को भी तो प्रेशर महसूस हो रहा है ना टर्जिड प्रेशर की वजह से, क्योंकि सेल तो पानी ले लिया है, बहुत मैक्सिमम पानी ले लिया है, अब प्रेशर महसूस होगा। ये प्रेशर किसके वजह से महसूस हो रहा है, टर्जिड प्रेशर की वजह से महसूस हो रहा है। किसको महसूस हो रहा है, सेल वॉल को महसूस हो रहा है। तो सेल वॉल क्या कोशिश करेगा, ये जो प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेगा। कैसे रिलीज करेगा, सेल वॉल ये प्रेशर किसको दे देगा, सेल को दे देगा, जिसको बोला जाता है वॉल प्रेशर, क्योंकि ये सेल वॉल दे रहा है, इसीलिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ क्या है, इफ एनी टाइम द सेल वॉल इज अनेबल टू बियर द टर्जर प्रेशर इट रप्चर्स एंड द सेल कंटेंट्स बर्स्ट आउट। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो टर्जिड प्रेशर जो सेल को मिल रहा है एक मैक्सिमम पानी लेने का वजह से, कभी कभार क्या होता है, ये सेल वॉल ये टर्जिड प्रेशर को महसूस नहीं कर पा रहा है, मतलब क्या, बियर नहीं कर पाता, ले नहीं पा रहा है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये जो सेल है ये फट जाता है। इसी की वजह से सेल कभी कभी फट जाता है, क्योंकि इतना पानी ले लेता है कि ये जो टर्जिड प्रेशर है, ये प्रेशर को ये सेल वॉल मतलब बियर नहीं कर पा रहा है, सहन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से फट जाता है। अच्छा, उसके बाद देखो लिखा हुआ क्या है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस व्हेन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स समटाइम्स बर्स्ट। इसी की वजह से कभी कभार फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या मतलब फट जाता है, क्योंकि एक्सेस पानी ले लेता है। एक्सेस पानी लेने की वजह से क्या होता है, ये जो टर्जिड प्रेशर है ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसके वजह से जो सेल वॉल जो प्रेशर महसूस करता है टर्जिड प्रेशर, ये मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा, ये फट जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हेन टर्जिड द सेल इज इन अ समवट बैलेंस स्टेट, मतलब जब ये टर्जिड प्रेशर जब बैलेंस स्टेट में रहेगा, मतलब ना ज़्यादा होगा ना
बहुत कम होगा, तब क्या होता है, नो मोर वाटर इज एंटरिंग इन द लिविंग, नो मोर वाटर इज एंटरिंग और लिविंग द सेल। मतलब जब टारगेट प्रेशर बैलेंस रहता है, मतलब ये जो प्रेशर है पानी लेने की वजह से हो रहा है, तो टारगेट प्रेशर जब बैलेंस रहता है मतलब क्या होता है कि जब पानी ना तो सेल लेगा और ना तो पानी अंदर आएगा, ना तो पानी सेल बाहर छोड़ेगा, अंदर भी नहीं आएगा पानी, बाहर भी नहीं जाएगा। मतलब टारगेट प्रेशर क्या बैलेंस रहेगा, ना ज़्यादा कम ना ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा, इट्स टारगेट प्रेशर काउंटर बैलेंस द वॉल प्रेशर एंड देन देयरफॉर देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इवन दो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सेल मे बी ग्रेटर देन द आउटसाइड द सेल। मतलब अगर सॉल्यूशन, मतलब अगर तुम्हारा सेल के बाहर जो सॉल्यूशन है और सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है, दोनों में अगर कंसंट्रेशन का बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी हो गया तभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अगर टारगेट प्रेशर बैलेंस रहा तो। कैसे बैलेंस हो सकता है, जब सेल और पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, जितना लेना था उतना ले लिया और पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अगर पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो और पानी छोड़ेगा भी नहीं। अगर ऐसा सिचुएशन हो पाए कि पानी छोड़ेगा भी नहीं पानी लेगा भी नहीं, तब टारगेट प्रेशर क्या बैलेंस रहेगा, मतलब सेल वॉल जो प्रेशर फील करेगा वो बैलेंस रहेगा। अब सेल वॉल क्या करेगा, थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए वो सेल को देगा, जिसको वॉल प्रेशर बोला जाता है, तो वॉल प्रेशर भी क्या ज़्यादा नहीं होगा। तो कुल मिला के क्या हुआ, टारगेट प्रेशर वॉल प्रेशर दोनों बैलेंस हो गया। इस केस में क्या, वो जो वेजिटेबल्स है जो फ्रूट्स है वो फटेगा नहीं, वो जैसे के जैसा था वैसा ही रहेगा। समझ में आ रहा है, तो ये दोनों प्रेशर को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, समझ में आया। अच्छा उसके बाद देखो एक डिफरेंस लिखा हुआ है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिफ्यूजन कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है, ये डिफरेंस पूछता है कि बताओ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस का डिफरेंस क्या है। देखो तीनों ही लगभग सेम है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूव करना, ठीक है, और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या था, दोनों ही हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करना। लेकिन डिफ्यूजन ऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या है, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ही मूव कर सकता है, और उसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, जो कि डिफ्यूजन में नहीं है। डिफ्यूजन में न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह भी मूव कर सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को जरूरत होता नहीं है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया तीनों में, ठीक है। अच्छा, और डिफरेंस क्या है, देखो बुक में लिखा हुआ है, डिफ्यूजन में क्या लिखा हुआ है, देखो लिक्विड एंड गैसेस कैन डिफ्यूज ओवर कॉन्सिडरेबल डिस्टेंसेस। मतलब लिक्विड भी डिफ्यूज कर सकता है, गैसेस भी डिफ्यूज कर सकता है, अगर डिस्टेंस थोड़ा सा मतलब कंसिडरेबल डिस्टेंस हो तो, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, डिस्टेंस ज़्यादा कम भी नहीं होगा। अगर मॉडरेट डिस्टेंस हुआ तो लिक्विड गैस दोनों ही डिफ्यूज कर सकता है, ये हम लोगों को मालूम है, हम लोग लोअर क्लास में पढ़े थे, ठीक है। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या, ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ वाटर ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है, मतलब लिक्विड ट्रांसपोर्ट कर सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या, ये जो ट्रांसपोर्ट होने के लिए क्या सेल एनर्जी का जरूरत है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन तक मूवमेंट हो रहा है, जिसके लिए तुम्हें फ्री मूवमेंट नहीं होगा, जिसके लिए बाहर से एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से मिलेगा, सेल से मिलेगा। किस फॉर्म में मिलेगा, एटीपी फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। तो फिर ये लिखा हुआ है, तो ये डिफरेंस थोड़ा पढ़ लेना, ये 2-3 डिफरेंस है, बहुत इजी है। उसके बाद देखो लिखा हुआ क्या है, डिफ्यूजन में 3rd नंबर वाला पॉइंट, 3rd नंबर डिफरेंस, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मतलब मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हो रहा है किसका, सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। डिफ्यूजन में या तो सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स मूव होगा या तो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल्स मूव होगा। वही ऑस्मोसिस में क्या होता है, सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव होता है, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सिर्फ आयंस का मूव होता है, आयंस का, सॉल्ट का, इसका मूवमेंट होता है, पानी का नहीं होता है, ठीक है। तो ये 2-3-4 डिफरेंस इसमें पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, हम लोग आते हैं डिफरेंस के बाद। देखो इसके बाद क्या है, इसके बाद तुम लोग का है 2-3 टर्म हम लोग पढ़ा दिए, टर्जिडिटी पढ़ा दिए, ठीक है, टर्जिट प्रेशर, वॉल प्रेशर हो गया। अच्छा, उसके बाद देखो 2 और टर्म है, एक है तुम्हारा प्लाज्मोलाइसिस, ये क्या है, ये पढ़ना पड़ेगा, प्लाज्मोलाइसिस ये पढ़ना पड़ेगा, ये प्लाज्मोलाइसिस क्या है। दूसरा वाला क्या है, फ्लैसिडिटी, फ्लैसिडिटी ये क्या है। देखो प्लाज्मोलाइसिस क्या लिखा हुआ है, प्लाज्मोलाइसिस इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल कॉज्ड ड्यू टू विथड्रॉल ऑफ वाटर व्हेन प्लेस्ड इन अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन। मतलब कोई भी सेल को जब तुम एक स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डालोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है, ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डालोगे, तब क्या होता है, इसका उल्टा होता है, मतलब पानी निकल जाता है बाहर, अंदर से पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब जो सेल है वो क्या फुला हुआ नहीं रहेगा, वो चूक जाएगा, मतलब क्या छोटा हो जाएगा, और क्योंकि पानी निकल जा रहा है बाहर अंदर से, तो इस कंडीशन का बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या बोलेंगे, इट इज द कंट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल वॉल का जो साइटोप्लाज्म है वो पानी छोड़ देगा, मतलब अंदर से पानी बाहर चला जाएगा, इसके वजह से जो सेल वॉल है वो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फूलेगा नहीं, ठीक है। कब होता है, जब इसको तुम कोई भी स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन में डालोगे, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है, वो
सॉल्यूशन क्या करेगा, अंदर से पानी जो है वो बाहर निकाल लेगा। इस कंडीशन को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, it is the contraction of cytoplasm from the cell wall caused due to the withdrawal of water, due to the withdrawal of water when placed in a strong solution। देखो ये जो स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन का हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, एक्चुअली सॉल्यूशन का तीनों पार्ट है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है सॉल्यूशन का, तो वो सिलेबस में नहीं है इसलिए हम लोग नहीं पढ़ाए। अभी के लिए जान लो, जिसका कंसंट्रेशन बहुत ही हाई है जिस सॉल्यूशन को, उसको स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन बोला जाता है, मतलब वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो इसके अंदर जब भी तुम कोई भी सेल को डालोगे तो सेल से पानी, साइटोप्लाज्म से पानी बाहर निकल जाएगा, इसलिए सेल क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फूलेगा नहीं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब फुला हुआ सेल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर इस कंडीशन में आया तो, जिसको बोला जाएगा प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, उसके बाद आता है फ्लैसिडिटी। फ्लैसिडिटी क्या है, इट इज द कंडीशन इन विच द सेल कंटेंट इन श्रंकन एंड द सेल इज नो मोर टाइट, द सेल इज देन सेड टू बी फ्लैसिड, मतलब सेल टाइट नहीं रहेगा। इस कंडीशन में जो सेल कंटेंट है, मतलब सेल के अंदर जो सेल सब वगैरह, जो वाटर मॉलिक्यूल्स वगैरह है, वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सिर्फ बाहर ही नहीं निकलेगा, मतलब सेल क्या हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, एकदम लूज नहीं रहेगा, इसको बोला जाता है फ्लैसिडिटी। मतलब सेल को हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ फ्लैसिड सेल उस कंडीशन में। ठीक है, क्या लिखोगे, इट इज द कंडीशन, फ्लैसिडिटी क्या है, इट इज द कंडीशन इन विच the cell content is shrunken and the cell is no more tight, सेल अभी और टाइट नहीं रहेगा, तब इसको बोला जाएगा क्या, फ्लैसिड सेल, और कंडीशन को बोला जाएगा फ्लैसिडिटी। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, सेल को फ्लैसिड सेल बोलेंगे और कंडीशन को बोलेंगे फ्लैसिडिटी। समझ में आ रहा है? तुम लोग का एक्चुअली इस चैप्टर में बहुत कुछ ओमिट किया है, बहुत कुछ रिड्यूस कर दिया है, और भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह था, लेकिन सिलेबस में है नहीं तो क्या करें। ठीक है, जितना है उतना ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसका हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर। रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर मतलब क्या है, रूट क्या करता है, मिट्टी के नीचे से पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स, न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है। तो जिस प्रेशर के वजह से एब्जॉर्ब करता है ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट हो पाए, उसी को बोला जाता है रूट प्रेशर। देखो लिखा हुआ है, रूट प्रेशर इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस व्हिच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेल सैप अपवर्ड थ्रू द स्टेम। ये बेसिक डेफिनेशन है रूट का, कि रूट प्रेशर क्या है, ये प्रेशर एक जनरेट होता है रूट्स में, जिसके वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो मिनरल्स है, वो सेल से सेल तक पहुंचता है। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर क्या रहा है, रूट हेयर के अंदर क्या रहता है, सेल सैप रहता है, सेल सैप का कंसंट्रेशन हाई होता है। अगर सेल सैप का कंसंट्रेशन सराउंडिंग वाटर से हाई है, तभी क्या, जो वाटर से वो वाटर अंदर घुस पाएगा। तो ये एक प्रेशर डिफरेंस होता है, सेल सैप का प्रेशर और रूट हेयर का बाजू में जो भी सराउंडिंग वाटर है उनका प्रेशर। ये प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, वो वाटर रूट हेयर एब्जॉर्ब करता है और ऊपर पहुंचा देता है, इनवर्ड मूवमेंट होता है। ठीक है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल पहुंचता रहता है, ट्रांसपोर्ट होता रहता है। इस प्रेशर का नाम है रूट प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर रूट में जनरेट करता है, इसलिए तो ये पढ़ लेना। रूट प्रेशर देखो लिखा हुआ क्या है, इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस व्हिच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेल सैप अपवर्ड थ्रू द स्टेम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद देखो रूट प्रेशर का एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट खुद पढ़ोगे, एक्सपेरिमेंट आएगा नहीं। ठीक है, रूट प्रेशर सिर्फ क्या है ये पूछेगा, एक्सपेरिमेंट आता नहीं है। एक्सपेरिमेंट 2 दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट 3, 3 तो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट खुद पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग पढ़ाएंगे ये जो एसेंट ऑफ सैप जो पढ़े, एसेंट ऑफ सैप बेसिकली क्या था, एक प्रेशर है, रूट प्रेशर जैसा एक प्रेशर है, एसेंट ऑफ सैप भी एक प्रेशर है। ठीक है, एसेंट ऑफ सैप, ये जो प्रेशर जो हम लोग पढ़ेंगे कि ये एसेंट ऑफ सैप जो प्रेशर है, रूट प्रेशर रूट में जनरेट करता है। एसेंट ऑफ प्रेशर क्या है, क्योंकि रूट हेयर के अंदर सेल सैप था, उस सेल सैप का कंसंट्रेशन जितना हाई होगा उतना ही एसेंट ऑफ सैप का प्रेशर बढ़ेगा। मतलब एसेंट ऑफ सेल बेसिकली डिपेंड करता है सेल सैप के ऊपर, जो रूट हेयर के अंदर जो सॉल्यूशन है सेल सैप उसी के ऊपर डिपेंड करता है, उसको बोला जाता है एसेंट ऑफ प्रेशर, ये एसेंट ऑफ सैप। तो इस एसेंट ऑफ सैप
किस किस के ऊपर डिपेंड करता है ये हम लोग देखेंगे। लिखो, हेडिंग करो, यही तुम लोग का लास्ट टॉपिक है, फोर्सेस कंट्रीब्यूटिंग टू एसेंट ऑफ सैप। कौन सा फोर्स है जो एसेंट ऑफ सैप को कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, देखो एक्सपेरिमेंट जो भी है, 2-3 एक्सपेरिमेंट है, वो खुद पढ़ोगे समझ में आएगा, रूट प्रेशर से ही रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्मली पूछता नहीं है एक्सपेरिमेंट, एक बार फिर रीडिंग दे देना। अच्छा, पहला देखो, कुछ फोर्सेस है जो एसेंट ऑफ सैप को मदद करता है। देखो लिखा हुआ है, देयर आर 4 मेन फोर्सेस व्हिच कंट्रीब्यूट टू द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। इस अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। अपवर्ड मूवमेंट मतलब क्या, रूट हेयर जब रूट के मदद से वाटर मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है तो नीचे से क्या, मिट्टी से एकदम ऊपर तक पहुंचता है, वाटर मॉलिक्यूल्स मिनरल्स वगैरह सब कुछ है ना, तो वो मूवमेंट क्या है, अपवर्ड मूवमेंट है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट ही का दूसरा नाम क्या है, एसेंट ऑफ सैप। ये क्यों होता है, क्योंकि रूट हेयर के अंदर जो सेल सैप है, उस सेल सैप का कंसंट्रेशन ज्यादा है बाहर सराउंडिंग वाटर से, इसी की वजह से ये अपवर्ड मूवमेंट पॉसिबल है, जिसका नाम एसेंट ऑफ सैप है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट को एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। तो एसेंट ऑफ सैप किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो है रूट प्रेशर, जो अभी भी पढ़े, रूट प्रेशर पहला जो कंट्रीब्यूट करेगा वो है रूट प्रेशर। देखो रूट प्रेशर क्या है, पहला लिखा हुआ है, देखो नंबर 1 पॉइंट में, root pressure builds up sufficient force to push the sap in the xylem vessels up to a certain height and may be enough for the herbaceous plants। मतलब रूट प्रेशर क्या है, रूट जो जिस प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है मिट्टी के नीचे से, और उसी को भेज रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, जिसको एसेंट ऑफ सैप बोला जाता है। तो अगर ये एसेंट ऑफ सैप कि इस एसेंट ऑफ सैप जो अपवर्ड मूवमेंट को कंट्रीब्यूट कौन कर रहा है, इनडायरेक्टली रूट प्रेशर कंट्रीब्यूट कर रहा है। क्योंकि रूट प्रेशर से अगर रूट एब्सॉर्ब नहीं करेगा पानी, वाटर मॉलिक्यूल अगर एब्सॉर्ब नहीं करेगा, तो एसेंट ऑफ सैप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि रूट प्रेशर अगर रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करेगा तभी वो मूवमेंट कर पाएगा, अपर मूवमेंट हो पाएगा, तब जाके एसेंट ऑफ सैप का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब रूट प्रेशर क्या करता है, इनडायरेक्टली ये एसेंट ऑफ सैप को मदद करता है। रूट प्रेशर क्या करता है, मिट्टी के नीचे से पानी, न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह एब्जॉर्ब करके उसको जाइलम से थ्रू ऊपर भेज देता है, अपवर्ड मूवमेंट भेज देता है। अब जितना प्रेशर से रूट प्रेशर एब्जॉर्ब करेगा उतना ही प्रेशर से एसेंट ऑफ सैप होगा, मतलब अपवर्ड मूवमेंट होगा। तो इनडायरेक्टली ये डिपेंड करता है रूट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, अच्छा 2 नंबर है कैपिलरी, नंबर 2 है कैपिलरिटी। कैपिलरिटी मतलब क्या, नैरो डायमीटर, मतलब मूवमेंट के लिए पार्टिसिपेट कौन करेगा, जाइलम वेसल पार्टिसिपेट करेगा। हम लोग पढ़े थे जाइलम फ्लोएम दोनों, हम लोग वेसल पढ़े थे कि अपवर्ड मूवमेंट जब होगा पानी का, न्यूट्रिएंट्स वगैरह का, मिनरल्स का, उसके वो किससे होगा, जाइलम वेसल से थ्रू होगा। और जो प्लांट जो खाना प्रिपेयर करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा, वो ट्रांसपोर्ट होगा यूजिंग फ्लोएम वेसल्स। ठीक है, तो ये जो जाइलम वेसल है, इस जाइलम वेसल का कैपिलरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जो वेसल है ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वेसल पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जाइलम हो चाहे फ्लोएम हो। तो ये जो पाइप है, इसका जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर का लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है ये एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, देखो लिखा हुआ है, कैपिलरिटी ऑफ जाइलम वेसल्स कॉजेज द वाटर फ्रॉम अ लोअर लेवल टू राइज टू फिल अप वैक्यूम क्रिएटेड बाय द लॉस ऑफ वाटर ड्यू टू ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स। देखो लीव्स क्या करता है, ट्रांसपिरेट करता है, ट्रांसपिरेशन करता है। एक्सेस जो वाटर है वो एक्सेस वाटर क्या, लीव के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो अगर वाटर बाहर निकल जाएगा तो वहां पे वैकेंसी क्रिएट होगा पानी का, वहां पे पानी जरूरत है। तो जब भी ऐसा वैकेंसी क्रिएट होगा तो रूट प्रेशर से रूट क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल एब्सॉर्ब करके थ्रू जाइलम उसको भेज देगा बाहर, मतलब ऊपर भेज देगा जहां पे वैकेंसी क्रिएट हुआ था। ठीक है, अच्छा नैरोअर द डायमीटर ऑफ द ट्यूब ग्रेटर विल बी द हाइट, द डायमीटर नैरोअर द डायमीटर ऑफ द ट्यूब ग्रेटर विल बी द हाइट ऑफ वाटर राइजिंग इन इट एक्सर्टिंग अ फोर्स कॉल्ड कैपिलरी फोर्स। मतलब ये जो डायमीटर है, ये जितना नैरो होगा, मतलब जितना छोटा होगा, उतना ही प्रेशर से पानी जाइलम वेसल से थ्रू नीचे से ऊपर जाएगा, जिसको बोला जाता है कैपिलरी फोर्स। इस फोर्स का नाम है कैपिलरी फोर्स। कैपिलरी फोर्स मतलब क्या, ये एक ऐसा फोर्स है जो जाइलम वेसल, मतलब जो कैपिलरी है, जो जिसका स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कैपिलरी बोला जाता है। क्योंकि जाइलम फ्लोएम दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो कैपिलरी की तरह है, पाइप की तरह है, इसलिए इसका दूसरा नाम कैपिलरी है। तो ये जितना डायमीटर इसका नैरो होगा, जितना छोटा होगा, उतना ही प्रेशर से पानी, न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ अंदर घुसेगा और उतना ही हाइट तक जाएगा जितना नैरो होगा ये। तो एक फोर्स की वजह से होता है जिसका नाम है कैपिलरी फोर्स। तो इनडायरेक्टली कैपिलरिटी डिपेंड करता है, मतलब जो वेसल है उसका डायमीटर कितना है।
जितना नैरो होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, उतना ही हाइट तक वो पानी पहुंचेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा है तुम्हारा ट्रांसपीरेशन पूल। ट्रांसपीरेशन पूल, देखो ट्रांसपीरेशन पूल क्या है? एज द वाटर इज लॉस्ट फ्रॉम द लिप सरफेस बाय ट्रांसपीरेशन, मोर वाटर मॉलिक्यूल्स आर पुल्ड अप ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू रिमेन जॉइंट एंड thus टू प्रोड्यूस अ कंटिन्यूअस कॉलम ऑफ वाटर थ्रू द स्टेम। ट्रांसपीरेशन पूल मतलब क्या? देखो जब पानी एक्सेस हो जाता है लीफ में या प्लांट में, तो लीफ करता क्या है, अपना जो पोर्स है जिसको स्टोमाटा बोला जाता है, उस स्टोमाटा से पानी बाहर निकाल देता है, जितना पानी उसको जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या, उसके पानी निकालने के बाद क्या होगा, एक्सेस पानी निकाल दिया। अब जितना पानी है उतना पानी से उसका जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है, जो खाना प्रिपेयर करना है उतना करेगा। उसके बाद क्या, उसका पानी को जरूरत है। इस कंडीशन में क्या होता है, रूट से पानी और एब्जॉर्ब होता है और ऊपर जहाँ वैकेंसी क्रिएट हुआ पानी का वहां तक पहुंच जाता है। ठीक है। तो ये जो हो रहा है ये किसके वजह से हो रहा है? ट्रांसपीरेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की वजह से ही लीफ क्या कर रहा है, एक्सेस पानी बाहर निकाल दे रहा है। मतलब ये जो इंसिडेंट है इसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पूल, क्योंकि इस ट्रांसपीरेशन पूल की वजह से क्या पानी का जरूरत हो रहा है। क्योंकि अगर लीफ ट्रांसपीरेशन की वजह से एक्सेस पानी बाहर ना निकालता तो पानी का इसका उतना जरूरत नहीं होता, पानी स्टोर रहता, वहां से जब जरूरत होता तब पानी लेके काम कर लेता प्लांट। लेकिन ये तो होता नहीं है, एक्सेस पानी बाहर निकाल देता है। तो ट्रांसपीरेशन की वजह से ये पानी का जरूरत हो रहा है प्लांट को, जिसको बोला जाता है ट्रांसपीरेशन पूल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है एडेशन। नंबर 4 जो कंट्रीब्यूशन करता है फोर्स वो है एडेशन। देखो ये जितना भी हम लोग पढ़े ना, रूट प्रेशर, कैपिलरिटी, ट्रांसपीरेशन पूल, अब एडेशन पढ़ेंगे, ये सभी वन टाइप ऑफ फोर्सेस है जिसके वजह से पानी अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है और इनडायरेक्टली ये एसेंट ऑफ सैप को कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब एडेशन देखो क्या है, इट कॉजेज द वाटर टू स्टिक टू द सरफेस ऑफ सेल्स, thus ड्रॉइंग मोर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम बिलो व्हेन द लीफ सेल्स लूज वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन। एडेशन मतलब क्या है? एडेशन मतलब क्या, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल क्या एक दूसरे से चिपक जाएगा सेल्स के ऊपर, जिसकी वजह से क्या जितना मॉलिक्यूल वाटर उसको चाहिए, क्योंकि लीफ जब ट्रांसपीरेशन से वाटर बाहर निकाल देगा तो उसको और वाटर मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है। और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से चिपक जाएगा ताकि जितना वाटर मॉलिक्यूल प्लांट को चाहिए उतना उनको जल्दी मिल पाए, ट्रांसपीरेशन पूल के मदद से जल्दी उसको मिल पाए। ये जो चिपक जा रहा है वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जा रहा है, इसको बोला जाता है एडेशन। ठीक है। क्योंकि अगर वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपक जाएगा तो बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ज्वाइन होकर बहुत बड़ा वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा, जहां से प्लांट को क्या वाटर मिल पाएगा। ठीक है। इसको बोला जाता है एडेशन। अच्छा, उसके बाद देखो दिया है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। ये चारों मेन है, एसेंट ऑफ सैप को मदद करता है, ये पढ़ोगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखो पढ़ेंगे डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। ये तो अपवर्ड मूवमेंट है, पानी नीचे से ऊपर जा रहा है। डाउनवर्ड मूवमेंट क्या होता है, देखो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप इज रिलेटिवली सिंपल। डाउनवर्ड मूवमेंट मतलब फूड, यहाँ पे फूड का बात हो रहा है, क्योंकि डाउनवर्ड मूवमेंट ही मतलब फूड है। अपवर्ड मूवमेंट हमेशा वाटर मिनरल्स वगैरह होता है, क्योंकि वाटर नीचे से ही एब्जॉर्ब होता है, रूट से ही एब्जॉर्ब होता है और नीचे से ऊपर जा रहा है, इसलिए अपवर्ड मूवमेंट हमेशा एसेंट ऑफ सैप है। और डाउनवर्ड मूवमेंट बोल रहा है मतलब ये फूड का बात कर रहा है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स पानी वगैरह सब कुछ मिल जाने के बाद प्लांट खाना प्रोड्यूस करेगा, और खाना प्रोड्यूस जब होगा तो प्लांट को हर एक हिस्से को मिलेगा, जैसे स्टेम को, फ्लावर को, सबको मिलेगा, नीचे वाला जो रूट है उसको भी मिलेगा, मतलब खाना ऊपर से नीचे तक पहुंचेगा, जिसको डाउनवर्ड मूवमेंट बोला जाता है। तो डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है, देखो द फूड मैन्युफैक्चर्ड इन द लीव्स इज डिजोल्व्ड इन द वाटर एंड इट फ्लोज डाउन मेनली ऑन अकाउंट ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब यहाँ पे जो कौन सा फोर्स काम कर रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी काम कर रहा है, क्योंकि ऊपर से खाना नीचे पहुंच रहा है, तो इसके लिए अलग से कोई फोर्सेस का जरूरत नहीं है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ही इसको खाना को ऊपर से नीचे तक पहुंचा देगा। जैसे अपवर्ड मूवमेंट में क्या था, नीचे से पानी न्यूट्रिएंट्स वगैरह ऊपर तक पहुंचाना था, वो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी था, इसके लिए बाहर से एनर्जी चाहिए होगा नीचे से ऊपर तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि जब खाना ऊपर से नीचे आएगा तब उसके लिए कोई भी एनर्जी, कोई भी बाहर से फोर्स का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी फ्लो करेगा, जिसको बोला जाता है डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप। ठीक है। तो ये पढ़ोगे, ये हो गया। ठीक है। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म। हम लोग क्वेश्चन आंसर PDF करके भेज देंगे, जो भी सिलेबस के अंदर है वही क्वेश्चन आंसर वहां से पढ़ोगे। तो ये बेसिक चैप्टर था, ये खत्म हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग दूसरा वाला एक चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।